भारतीय इतिहास में गुप्त काल को या गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है, आज इसके बारे में बताएंगे। आज इधर उधर हम कुछ भी नहीं घुमाएंगे, सीधा टू द पॉइंट एकदम प्रश्न पर चलेंगे कि अभी जो क्लास जो चल रहा है कि हमने पिछले क्लास में भी गुप्त साम्राज्य के बारे में या गुप्त काल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमने जानकारी दिया था। लेकिन आज का जो सवाल है, आज के सवाल है कि गुप्त काल को अर्थात गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है। समझ रहे जी बात को, स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है, बस इसको आज हम सीधी तरीके से आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, आइए जानते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग था कहने का मतलब ऐसा में, स्वर्ण का मतलब सोना होता है ना, तो स्वर्ण का मतलब सोना होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर सोना नहीं हो रहा है। हालांकि गुप्त काल में सोने का सिक्के का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ था, ये भी बात सही है। लेकिन स्वर्ण युग कहने का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। आखिर ऐसा कौन कौन सा तर्क दिया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं, आखिर गुप्त साम्राज्य के दौरान, गुप्त काल के दौरान समाज में ऐसा कौन कौन सा परिवर्तन हुआ था जिसके वजह से भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। तो इसमें से मैं पहला तर्क मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारत की जो परंपरा है, भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, भारतीय रीति रिवाज और भारतीय परंपरा के अनुसार कृत युग, क्या लिखे हैं, कृत युग। कृत युग का मतलब क्या होता है, सतयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। लेकिन यहाँ पर एक कृत युग की बात हो रही है कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो कृत युग है अर्थात सतयुग को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को, कृत युग अर्थात सतयुग, सतयुग को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। अब स्वर्ण युग का मतलब क्या होता है, अर्थात कृत युग का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में समझिए। कृत युग अर्थात क्या होता है कि कृत युग का मतलब क्या होता है, सो समझिए। कृत युग अर्थात उस समय गुप्त साम्राज्य के दौरान, गुप्त साम्राज्य के दौरान क्या हुआ था, समाज में, जानते हो ना, समाज में संपन्नता, क्या चीज, संपन्नता, समाज में संपन्नता। समाज में संपन्नता का मतलब क्या होता है, बोलो। आप किसी के घर में एकदम बिल्कुल वह सुखी संपन्न है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर एक स्तर से एकदम बिल्कुल परिपूर्ण है एकदम, इसलिए उसको वैसे परिवारों को क्या कहा जाता है, संपन्न परिवार कहा जाता है। तो गुप्त काल में कृत युग का मतलब हमने बताया सतयुग, अर्थात सतयुग अर्थात कृत युग का अर्थात कहने का मतलब कि समाज में क्या थी उस वक्त, संपन्नता था। समझ रहे जी, समाज में क्या था, संपन्नता था। सामाजिक, भौतिक सुख, सारे चीजें, क्या चीज, संपन्नता थी। मतलब भौतिक सुख, क्या चीज, भौतिक सुख। भौतिक सुख का मतलब क्या होता है, भौतिक सुख का मतलब क्या होता है, अरे भौतिक सुख का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी का घर है, उसमें एसी है, डीसी है, पंखा है, टेलीविजन है, सोफा है, सब कुछ है, एकदम परिपूर्ण है। मतलब कहने का मतलब कि सारी सुख सुविधाएं उसके घर में उपलब्ध है, तो उसको कहा जाता है भौतिक सुख। भौतिक सुख, समझ रहे हैं जी बात को। तो गुप्त काल में समाज जो था वह काफी ज्यादा क्या था, संपन्न था। समझ रहे हैं जी, सुख, हर तरह के वैभव, भौतिक सुख, हर तरह के वैभव, हर वैभव था। वैभव का मतलब, हर वैभव मतलब सारी सुविधाएं थी, हर वैभव था। कहने का तात्पर्य हो गया कि गुप्त काल का मतलब, जो स्वर्ण युग का जो काल जो कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि गुप्त काल में समाज में काफ़ी ज़्यादा संपन्नता थी, भौतिक सुख सुविधाएं थी लोगों के पास, हर घर में, समाज में हर एक वर्ग में क्या था
सुख शांति और वैभव से एकदम पूरी तरह से परिपूर्ण था। तो ये पहला तर्क से यह साबित होता है कि गुप्त काल जो था वह स्वर्ण युग का काल था। समझ में आई बात? ये कहाँ देख रही रे लड़की, कहाँ देख रही? मतलब कुछ खाते हो तो चबा चबा के खाओ ना जी। हाँ, खाते हो तो चबा चबा के खाओ ना। जल्दी शादी ब्याह में जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में दांत उत में फंस जाता है ना, तो बाद में बहुत लोगों को देखिएगा तीन का लेकर के कुछ कांटी उटी लेकर के इससे करत रहता है, फुर्सत नहीं मिलता है लोगों को। क्या यार आप लोग भी ना, तो हम किसी को भी नहीं कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं ना, इसलिए जल्दी जल्दी काहे को खा लेते हैं। समझ रहे जी? हाँ क्या हुआ जी? चलिए दूसरा तर्क हम बता रहे हैं। पता नहीं कल से खांसी ज्यादा हो गई है। दूसरा तर्क बता रहे हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है। ये दूसरा तर्क हम बताने के लिए जा रहे हैं। दूसरा तर्क, मानव इस युग में सामाजिक भौतिक, मानव जो था ना, मतलब गुप्त काल के जितने भी सारे जो मानव जो थे, मानव क्या था? मानव एकदम बिल्कुल सामाजिक, क्या सामाजिक, कुछ नहीं बोल रहा है जी, सामाजिक और क्या भौतिक, भौतिक और सांस्कृतिक। क्या चीज? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक उन्नति जो था ना, उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति एकदम उन्नत किस्म का था, चरमोत्कर्ष पर था। मतलब गुप्त काल का स्वर्ण युग कहने का पीछे ये दूसरा तर्क ये बताया जा रहा है कि उस वक्त का जो समाज जो था वह सामाजिक भौतिक सांस्कृतिक उन्नति काफी ज्यादा हुई थी गुप्त काल के दौरान, इसलिए सारे लोग एकदम सुख सुविधा में था। क्या किसी के पास कोई दुख तकलीफ नहीं थी। हालांकि गुप्त काल में छुआछूत भी एकदम प्रकाष्ठा पर था, ये भी बात सही है, लेकिन लोगों में काफी ज्यादा संपन्नता भी थी। समझ रहे जी? काफी ज्यादा लोग संपन्न भी थे, सारी सुख सुविधाएं थी। समझ रहे जी? तो हमने अभी तक ये दो तर्क को बताया। ये दो तर्क के माध्यम से पता चल रहा है कि गुप्त काल को अर्थात स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है। ये दो तर्क को अभी तक हमने बताया। चलिए आपको मैं बता रहा हूं अब तीसरा तर्क के बारे में। गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये तीसरे जो पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये तीसरा पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुप्त काल में किन किन चीजों का काफी ज्यादा विकास हुआ था। उसमें से क्या था? उसमें से ज्ञान है ना जी, विज्ञान, बोलिए ज्ञान, विज्ञान, स्थापत्य, क्या स्थापत्य, स्थापत्य, साहित्य, साहित्य और क्या साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नति हुई थी, काफी ज्यादा उन्नति हुई थी, बहुत उन्नति हुई थी। मतलब कहने का मतलब कि एंशियंट टाइम में, प्राचीन इतिहास में मौर्य काल के बाद जो सबसे ज्यादा अगर ज्ञान का, विज्ञान का, स्थापत्य का, साहित्य के क्षेत्र में एकदम चरम पर था यह समाज, तो वह समाज जो था वह गुप्त काल का समाज था। समझ रहे हैं? तीन सारे चीजों में काफी ज्यादा विकास होने के कारण ही गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। ये तीसरा पॉइंट को आपने समझ गया? समझ रहे जी? किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास हुआ था? बोलो। ज्ञान, विज्ञान, स्थापत्य, साहित्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नति होने के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। ये तीन पॉइंट को आप समझ गए ना? चलिए अब चौथे पॉइंट से हम लोग समझते हैं कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है। ये चौथे पॉइंट के माध्यम से अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं। समझिए, चौथा पॉइंट में आपको हम बताएंगे जो समुद्रगुप्त द्वितीय है ना जी, समुद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त किस काल का राजा हुआ था? बोलो जी।
गुप्त काल का राजा होता ना। समुद्रगुप्त ने, पहली बात यह है कि समुद्रगुप्त ने समस्त भारत को, समस्त भारत को जीत लिया था। क्या जीत लिया था? कहीं पर भी नहीं छूटा था भैया। समस्त भारत को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ गुप्त साम्राज्य का विस्तार था। इस विस्तार को किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। समझ रहे जी? समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समझ रहे ना बात को? समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। क्योंकि समुद्रगुप्त ने, भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में उसने अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं किया और वहां पर शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं किया होगा। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसलिए चौथे तर्क से या फिर पूरी तरह से यह साबित हो जाता है कि समुद्रगुप्त जो था ना, इसने समस्त भारत पर अपना आधिपत्य को स्थापित कर लिया था। इससे यह साबित होता है कि गुप्त काल जो था वह एक स्वर्ण युग का काल था। चौथा पॉइंट को हमने बताया। चलिए अब मैं आपको पांचवा पॉइंट के बारे में बताता हूं और पांचवा पॉइंट से फिर आपको यह समझ में आ जाए कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल आखिर क्यों कहा जाता है। पांचवा पॉइंट में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का एक और नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य है ना जी, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। तो विक्रमादित्य ये तो स्वयं तो विद्वान तो था ही। विक्रमादित्य स्वयं एक प्रकांड विद्वान था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था ये विक्रमादित्य। और इसके साथ साथ अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने दरबार में रखता था, जिसको नवरत्न कहा गया। समझ रहे जी? नवरत्न, नवरत्न का मतलब ऐसा मतलब समझ लीजिए कि गर्मी का टाइम है तो उस वक्त भी राजा लोग, रानी लोग नवरत्न लगाती होगी, ठंडा ठंडा कूल कूल करती होगी। अरे वो नवरत्न नहीं है। नवरत्न कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय या तो फिर ये क्या बोल रहे हैं, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के दरबार में 9 बड़े बड़े विद्वानों का मंडली रहा करता था, जिसमें कालिदास सबसे प्रमुख हुआ करता था। इसमें भी हम नाम बता देंगे। विक्रमादित्य स्वयं तो विद्वान तो व्यक्ति तो राजा तो था ही, इसके दरबार में कौन कौन था? कालिदास। कौन? कालिदास। कालिदास के द्वारा बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई है, ग्रंथ लिखे गए हैं जो आगे भी बताएंगे। कालिदास और कौन कौन? वराह, वराह मिहिर है ना जी, वराह मिहिर। ये सब बड़े बड़े सब विद्वान लोग थे, सब ज्ञानी व्यक्ति था। किसके दरबार में रहता था? विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। अमर सिंह, कौन? अमर सिंह। ये सभी सब क्या था? कुल इसमें कुल टोटल कितना था जानते हैं? 9 था। इसी को नवरत्न कहा गया। वो तेल नहीं है, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला तेल नहीं है, बल्कि विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहता था, अर्थात 9 बड़े बड़े प्रकांड विद्वान और ज्ञानी व्यक्तियों की मंडली रहता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में, जिसमें से कुछ का हमने अभी नाम बताया है कि कालिदास है, वराहमिहिर है, अमर सिंह है। ये कुल टोटल 9 लोग रहता था। अर्थात ये चौथे पॉइंट से भी यह हम लोगों को, या इस तर्क से भी यह पता चल जाता है कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता था। समझ रहे हैं जी बात को? 9 रत्नों का इसमें रहता था। कुल कितने विद्वान रहते थे? 9 रत्न। क्वेश्चन आएगा, जरा बताना, क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल में किसके दरबार में 9 रत्नों की मंडली रहती थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के दरबार में कौन कौन से थे? बोलो। कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह। इसका एक लिस्ट आप लोगों को हम दे देंगे, इसका एक तो कोड बना करके दे देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। अभी हमको सिर्फ ये बताना है कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है। ये चौथा पॉइंट से आपने समझ गया कि गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए मैं आपको बताता हूं, अब 5वें पॉइंट के बारे में बताता हूं। एक केंद्रीकृत गुप्त काल जो था ना, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का मतलब
केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का मतलब क्या समझा जी? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहने का मतलब कि इतना विशाल साम्राज्य होने के बावजूद भी राजा के हाथ में ही पूरी की पूरी तरह से कंट्रोल रहता था, केंद्रीकृत था। समझ रहे जी बात को? मतलब राजा का ही आदेश, समस्त पूरे साम्राज्य में राजा का ही आदेश चलता था। इसको कह रहे हैं कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था। समझ रहे जी? तो गुप्त काल में शासन जो व्यवस्था, जो शासन चलाने का जो तरीका था वह बिल्कुल क्या था? एकदम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था। समझ रहे? अर्थात राजा ही समस्त निर्णयों को लेता था। इसमें आर्थिक समृद्धि भी थी। क्या थी? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि कहने का मतलब क्या हो गया? आर्थिक रूप से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से क्या? संपन्न। आर्थिक रूप से क्या? आर्थिक रूप से पूरी तरह से एकदम संपन्न था साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? गुप्त साम्राज्य। मतलब कहीं गरीबी देखने का नामो निशान ही नहीं था, सब के सब एकदम पूरी तरह से सुखी संपन्न था। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं कि गुप्त काल में छुआछूत की भावना काफी ज्यादा प्रबल थी। गुप्त काल में ये क्या बोलते हैं, सती प्रथा का भी साक्ष्य मिला हुआ है। समझ रहे जी? सती प्रथा का भी इसमें प्रचलन था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ कमियों का अगर कुछ कमियों को, कुछ त्रुटियों को अगर हटा दिया जाए तो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जितना ज्यादा विकास गुप्त काल में हुआ, एकदम चरमो उत्कर्ष पर था। समझ रहे हैं? जिसके वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। मतलब एकदम पूरी तरह से शांति, सुखी, संपन्न वाला यह साम्राज्य था। ये पांचवा पॉइंट से आपने समझा। चलिए मैं एक अगला पॉइंट को बताता हूं, जिससे भी पता चलेगा कि आखिर गुप्त साम्राज्य किस प्रकार से, गुप्त साम्राज्य को आखिर क्यों स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, इस चीज के बारे में बताता हूं। देखिए, गुप्त काल के दौरान बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े ग्रंथ लिखने वाले लोग हुए थे। उसमें से कुछ का मैं उदाहरण जैसे बता रहा हूं, जैसे इसमें कालिदास। क्या? कालिदास। कालिदास की कहानी आप जानते हैं ना? कालिदास। कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? जैसे अभिज्ञान शकुंतलम। क्या? अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम है ना जी? ये कालिदास के द्वारा लिखी गई एक विशाल ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसकी कृति, जिसकी व्याख्या, जिसका जस पूरे विश्व में फैला हुआ अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक है। इतने महान महान ग्रंथ, इतने बड़े बड़े ग्रंथ को लिखा गया है गुप्त काल के समय में। अर्थात साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इतना ज्यादा जो विकास जो हुआ ना, इन सारे विकास की वजह से ही गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। और कालिदास ने कौन कौन सा लिखा? जैसे मेघदूत। क्या लिखा? मेघदूत। मेघदूत, कुमार संभव है ना जी? कुमार, कुमार संभव, ये सब। और भी कालिदास ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, बहुत सारे पुस्तकों की रचना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ मतलब उदाहरण में बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है से गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है, इस पॉइंट पर मैं सिर्फ इस प्रश्न पर चल रहा हूँ। ठीक है? तो कालिदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम है ना जी, मेघदूत, कुमार संभव, ये सभी ग्रंथ किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल के दौरान ही लिखा गया था। अर्थात संस्कृत साहित्य और ग्रंथों के विकास में बहुत ज्यादा विकास हुआ था इस काल में। और ये सारे चीजें किस भाषा में थी? बताओ किस भाषा? सब के सब संस्कृत भाषा में। इस बात को भी जान लीजिए, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा अगर कही जाए, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का अगर सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, तो वह संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा का विस्तार, संस्कृत भाषा का महत्व जितना गुप्त काल में था ना, उतना इतिहास के किसी भी कालखंड में इतना ज्यादा इसका महत्व नहीं रहा है। सारे के सारे सब संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे ये सभी बड़े बड़े ग्रंथ। समझ रहे जी? इस प्रकार से गुप्त काल के दौरान सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, क्षेत्रों का ज्ञान, वैज्ञानिक विकास, सारे क्षेत्रों में काफी ज्यादा इसमें परिवर्तन आया था, विकास हुआ था।
जिसका वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। अब आइए मैं आपको, अभी तक तो इन सारे चीज़ों के बारे में तो हमने बता दिया। अरे भाई, गुप्त काल के दौरान बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हुए थे। आर्यभट्ट का नाम सुना है? आर्यभट्ट का नाम सुना है ना? वराहमिहिर का नाम सुना है ना? सब इस काल के वैज्ञानिक थे, सब इस काल के विद्वान थे, प्रकांड प्रकांड विद्वान, प्रकांड बड़े बड़े सब वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट बड़े बड़े चीज़ों का इन लोगों ने इनोवेशंस किया। उस जमाने की बात है जब कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, सिर्फ ज्ञान के बदौलत बहुत बड़े बड़े चीज़ों का इन लोगों ने खोज किया था उस वक्त। अभी बताएंगे नक्षत्रों के बारे में। आज हम लोग जो सौर मंडल के बारे में जो भी सारी चीज़ों को जानते हैं, जियोग्राफी की किताबों में जो पढ़ते हैं, सौर मंडल के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो हम लोग जो जानते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी, इन सारी चीज़ों के बारे में गुप्त काल में आर्यभट्ट वराहमिहिर के द्वारा बहुत पहले ये सारी जानकारी हम सबों को ग्रंथों में दे दी गई है। आज वैज्ञानिक तो इन सभी लोगों के द्वारा कही गई बातों को सिद्ध करता है, सिद्ध करता है। समझ रहे जी बात को? उस जमाने की बात है, मैंने एक दिन भी शायद और भी हमने चर्चा किया था, पृथ्वी और सूरज की दूरी कितनी है, पृथ्वी और सूरज की दूरी कितनी है। आज वैज्ञानिक लोगों ने विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर के इसकी दूरी को पता लगा कि भाई इतनी दूरी है, जब लोगों को मैथमेटिक्स का ज्ञान हुआ तब। लेकिन उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, हनुमान चालीसा में लिख दिया, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानो। इस बात को जो इतने वर्षों पाल, हजारों लाखों वर्ष पहले जिस बात को कहा गया, वैज्ञानिकों ने उस बात को जब साबित किया तो ये थोड़ा सा भी 1 इंच इधर उधर नहीं हुआ, वही बात साबित हुई। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृति कितनी मजबूत और कितनी विशाल और कितनी समृद्ध संस्कृति थी। आज वैज्ञानिक लोग इन सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग क्या करते हैं तो उसको साबित करता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में तो, हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में, पवित्र ग्रंथों में इन सारी बातों के बारे में बहुत पहले इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। इसलिए हमारे देश की संस्कृति काफ़ी ज़्यादा समृद्ध संस्कृति है। समझ रहे जी? चलिए अब लास्ट पॉइंट के बारे में बताता हूं कि गुप्त काल में कौन कौन से वैज्ञानिक हुए थे। आर्यभट्ट का नाम सुना है? आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध प्राचीनतम वैज्ञानिकों में से एक आर्यभट्ट। वराहमिहिर। कौन? वराहमिहिर। वराहमिहिर ये सब क्या थे? सब बड़े बड़े सब वैज्ञानिक थे। ब्रह्मगुप्त। कौन? ब्रह्मगुप्त। ये सभी जितने भी सारे बड़े बड़े जो वैज्ञानिक जो हुए, जो विद्वान, जो ज्ञानी व्यक्ति हुआ, इन सभी लोगों ने आज से हजारों वर्ष पहले, आज जो हम लोग ग्रह नक्षत्र के बारे में जो ये ग्रह नक्षत्र के बारे में जो हम लोग जियोग्राफी में, भूगोल की पुस्तकों में जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हजारों 2000 वर्ष पहले इन सारी चीज़ों के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में हम सबों को क्या बता दिया गया। किसके बारे में? नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र समझते हैं ना जी? सौर मंडल के बारे में, ग्रह नक्षत्र के विज्ञान में वैज्ञानिक तरीके से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से हम सबों को ये बता दिया है। ग्रह नक्षत्र के बारे में वैज्ञानिक, ये सारे लोगों ने बता दिया। ये सब के सब गुप्त काल में ही बता दिया गया था। समझ रहा जी? इन सभी तर्कों के माध्यम से यह पूरी तरीके से यह बिल्कुल यह साबित हो जाता है कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है। अर्थात कहने से तात्पर्य, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 तर्क को हमने बताया ना, 8 तर्क को हमने बताया। इन 8 तर्क के माध्यम से यह पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि गुप्त काल एकदम पूरी तरीके से सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृत भाषा के विकास के क्षेत्र में, है ना जी, किसी भी क्षेत्र में विकास बिल्कुल अछूता नहीं रहा था, जिसकी की वजह से इतना ज़्यादा समाज में सुख, शांति और वैभव एकदम पूरी तरह से फैला हुआ था। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। समझ गए ना ये बात?
पूरी तरह से समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछें एक दो छोटा छोटा? हाँ, चलो नहीं पूछेंगे, अब एक ही बार टेस्ट में पूछेंगे। चलिए जी।